Hello viewers, welcome once again to my YouTube channel Exergy Classes, and this is Dr. Shivam, and I'm again here with a new lecture of Fundamental Mechanical Engineering and Mechatronics. आज मैं आपके बीच में जो डिस्कस करने वाला टॉपिक वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि यूनिट नंबर 1 का स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो आज हम FMEM के इस टॉपिक जो कि यूनिट नंबर 1 का है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताऊंगा, साथ ही मैं उसको थोड़ा सा आपको स्टैटिक्स के बारे में उसका डिस्कस करूंगा। देन मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसके ऊपर अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कराऊंगा, एंड दैट्स ऑल विल बी फ्रॉम दिस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आपके एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इट सेज कि इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, द टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ ए बार सब्जेक्ट टू ए नंबर ऑफ फोर्सेस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन ऑफ ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बार। अगर कोई बार, यहाँ पे हमें समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई बार अलग अलग फोर्सेस को, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग फोर्सेस को सब्जेक्ट किया गया है, उसके अलग अलग सेक्शंस के ऊपर अलग अलग फोर्सेस लगे हुए हैं, तो टोटल डिफॉर्मेशन जो होगी उस बार की, या फिर टोटल स्ट्रेन जो उस बार की होगी, वो अलग अलग बार्स के सेक्शंस के इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन के अलजेब्रिक समेशन के इक्वल होगी। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एक बार ले रखा है जिसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लगे हुए हैं। अगर आप नेट फोर्स की बात करेंगे तो वो डिफरेंट है, जबकि आप अलग अलग सेक्शंस की बात करो, सेक्शन लेट्स से दिस इज सेक्शन नंबर 1, this is section number 2, and this is section number 3. तो what it says according to principle of superposition कि इन बीम्स इस बार के अलग अलग सेक्शंस पर जो अलग अलग फोर्सेस लगे हुए हैं, अगर हम इनके इफेक्ट से देखते हुए इस बार के डिफरेंट सेक्शंस की अगर डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन को कैलकुलेट करूं, तो टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द बार, लेट्स से दिस इज AB, तो टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ बार AB will be equal to the individual algebraic summation of the individual deformation of different sections, जैसे AC, let's say this is D CD। तो क्या हो जाएगा, एक सेक्शन आपके पास मिलेगा AC, एक सेक्शन है CD एंड एक सेक्शन है DB। तो टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ बार AB will be equal to summation algebraic summation of different sections of the bar। तो उनकी स्ट्रेन के अलग अलग डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन के अलजेब्रिक समेशन के इक्वल होगा। यही ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको बताता है। साथ ही हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करता है, जब बार आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे इस टॉपिक में जब भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करेंगे तो हमेशा हम फोर्सेस के अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अगर कोई फोर्स बैलेंस नहीं है, इफ़ देयर इज़ एनी फोर्स विच इज़ नॉट बैलेंस, तो उस केस में क्या होगा, बार आपका मोशन स्टार्ट कर देगा या बार में एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो बार विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन, एंड दैट इज़ वाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और हम उन फोर्सेस को, जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो हर एक फोर्सेस, चाहे वो टेंसाइल हो या फिर कंप्रेसिव हो, उसको हम इक्वल करते हैं या इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इसमें क्या कहा गया है आपसे इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, जो लोड लगा हुआ है P विच इज़ अननोन। ये लोड है आपका P, ये अननोन है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। एंड फर्दर कैलकुलेट द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, और टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो हाउ वी विल प्रोसीड, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो अननोन फोर्स P की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं दिस इज योर बार A B C एंड D। द कंप्लीट बार इज AD, एंड अलग अलग सेक्शन जो उसके आए, उसके सेक्शन नंबर 1 आई कैन से, सेक्शन नंबर 2 आई कैन से, एंड सेक्शन नंबर 3 आई कैन से, राइट ओवर हियर। तो हम क्या करेंगे, अब अलग अलग सेक्शंस का पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट करेंगे, बट बिफोर दैट हमें क्या कैलकुलेट करना हुआ, दैट अननोन फोर्स। तो एक इसमें सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको करनी होगी वो ये करनी होगी, द टोटल राइटवर्ड फोर्स will be equal to total leftward force। एंड फॉर दैट अगर मैं देखूँ तो राइटवर्ड जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं, 30 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन, जबकि लेफ्टवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो
10 किलो न्यूटन एंड P लगा हुआ है। तो इसका हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं। तो दिस विल बी, अगर मैं देखूँ P एंड P is in tensile nature and acting into the leftward direction. So it will be P plus 10, because 10 is also acting into the leftward direction, will be equal to 30 plus 20, and this will give you P is equal to 40 kilo Newton. So this is the first step we will have to do. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस अननोन पी लोड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करेंगे। तो उसे अप्लाई करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जितने भी राइट वर्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको हम लेफ्ट वर्ड फोर्सेस के इक्वल करके हमने ये 40 किलो न्यूटन का लोड जो अननोन फोर्स था उसकी वैल्यू निकाल ली। अब नाउ पर्पज इज टू कैलकुलेट द टोटल इलोंगेशन वैल्यू, एंड टू कैलकुलेट टोटल इलोंगेशन आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू जो टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार होगी, दैट विल बी द अलजेब्रिक समेशन ऑफ द इलोंगेशन और द स्ट्रेन ऑफ द इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ द बार। वो क्या करें हम, अब हम अपने बार के अलग अलग सेक्शंस को सेपरेट करते हैं और उन इंडिविजुअल सेक्शंस की हम स्ट्रेन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स टेक द सेक्शन ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इस क्वेश्चन में आपके इंडिविजुअल सेक्शंस का एरिया गिवन है। जैसे फॉर सेक्शन 1 एरिया इज गिवन एज A1 इज इक्वल टू 2000 mm square, A2 is given as 1000 mm square, and A3 is given as 3000 mm square. सो जब हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेन की वैल्यू को तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक दिस सेक्शन ए बी, एंड हमें इस लोड को मेंशन करना चाहिए। सो दिस इज़ माई 40 किलो न्यूटन एंड दिस इज़ 40 किलो न्यूटन एज वेल। ये मेरा सेक्शन ए बी बनेगा बिकॉज टेंसाइल लोड लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, let's take the another section. इस सेक्शन की, let me draw it again. This is my section BC. इसमें सेक्शन BC। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होती है कि सिंस पार्ट बी पर अगर आप यहाँ देखें, पार्ट बी या ये जो वॉल है आपकी, ये जो सेक्शन का हिस्सा है बी, वो ए बी का भी पार्ट बनता है और ये बी सी का भी पार्ट है। सो एक कॉमन पॉइंट है। तो अगर आप देखें पार्ट बी पर एक फर्स्ट डायग्राम में अगर आप देखोगे तो 30 किलो न्यूटन का राइट वर्ड लोड लग रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर एक 40 किलो न्यूटन का ऑलरेडी लोड लगा रखा है इस डायरेक्शन में। इट मीन्स एक नेट फोर्स जो राइट वर्ड डायरेक्शन में पार्ट बी पर आना चाहिए या इस बी वॉल पर आना चाहिए, वो नेट 30 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड आना चाहिए। तो इट इज़ वेरी क्लियर एंड डायरेक्टेड फ्रॉम हेयर दैट अगर मैं एक 10 किलो न्यूटन का इंडिविजुअल इस अपोजिट डायरेक्शन की तरफ लोड लगा दूं, तो इसी सेक्शन या इसी पॉइंट पार्ट बी को देखते हुए जो कि आपका नेट 30 होना चाहिए था इसके तरफ, अगर मैंने ये 40 लगाया, अगर मैंने एक 40 किलो न्यूटन का लोड लगाया कुछ इस डायरेक्शन में, इधर 40 किलो न्यूटन का लोड लगाया, तो मुझे नेट 30 करने के लिए क्या करना होगा, मुझे एक 10 किलो न्यूटन का एक अपोजिट लोड लगाना होगा। तो इसकी जो वैल्यू आपकी बनेगी इस सेक्शन BC पर जो बनेगी वो बन जाएगी 10 किलो न्यूटन का लोड, which will be into the opposite direction। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यू विल हैव अ क्रिस्टल क्लियर नेट 30 होना चाहिए। मैंने इधर 40 लगा दिया तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन का लोड लगाना पड़ेगा, जो कि पार्ट या सेक्शन BC के इस B पार्ट पर आएगा। तो सेम डायग्राम हम सेम फोर्स यहाँ भी लगाएंगे। This will again be a 10 kilonewton tensile in nature.
Here it is 40 kilonewton tensile in nature. अब इसी तरह से पार्ट सी पर आते हैं, पार्ट सी डी पर आते हैं. अब पार्ट सी डी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखिएगा तो आपको एक नेट फोर्स बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा. एक नेट फोर्स हमें लगना चाहिए राइट वर्ड की तरफ 20 किलोमीटर का, बिकॉज पार्ट जो पोर्शन सी है वो वॉल सी है वो आपके BC का भी हिस्सा है एंड CD पार्ट का भी हिस्सा है या सेक्शन का हिस्सा है. तो अब मुझे नेट एक राइट वर्ड 20 किलोमीटर का लोड लग रहा है. नेट राइट वर्ड 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का. बट ऑलरेडी मैं यहाँ पे देखूँ तो एक मेरे पास 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है. तो इफ़ आई अप्लाई अ 10 किलो न्यूटन लोड which is compressive in nature, so I'll have a balancing of all the forces. और इस तरह से हमारा इंडिविजुअल सेक्शंस पे अलग अलग क्या लोड्स होंगे उनकी वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज़ योर सेक्शन CD. अब हम स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करने के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक कंप्रेसिव स्ट्रेन होती है, एक आपकी टेंसाइल स्ट्रेन होती है. तो अगर टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है और मैं टोटल इलोंगेशन या इलोंगेशन ऑफ दैट सेक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आपकी टेंसाइल स्ट्रेन के थ्रू कैलकुलेट होगी, या टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगी. और अगर मेरी कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है तो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगी. ये बहुत क्लियर है. सबसे पहले अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं सेक्शन AB से. AB पार्ट से स्टार्ट करते हैं. तो डेल्टा L ऑफ AB अगर मुझे निकालना हो, टोटल एलोंगेशन ऑफ बार AB मुझे कैलकुलेट करना हो, तो बार AB या सेक्शन AB एक 40 किलो न्यूटन के टेंसाइल लोड को सब्जेक्टेड है. 40 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड. द लेंथ ऑफ दिस बार इज 20 सेंटीमीटर. यस. फॉर द क्वेश्चन, सो टू कैलकुलेट एलोंगेशन AB अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वी नो दैट यस हमें ये बहुत अच्छे से पता है दैट इलास्टिक मॉडुलस और इलास्टिक कांस्टेंट E is equal to stress upon strain. This stress can be given as F divided by area, force upon area, and this strain is given as delta L over L, or elongation, change in length over the initial length. So this will be this will make it to be L divided by delta L. And if I have to calculate delta L for section AB, I can write here force at section AB, initial length of section AB divided by area of section AB and the elastic modulus of section AB. So this will be, and force is 40 kilonewton, it is very clear, 40 kilonewton. So we'll convert it into Newton. Length of AB section was 200 mm, I guess. Yes, 20 centimeter is 200 mm. Divided by area of this section was 1000 mm square, and elastic modulus for this section is 200 gigapascal. 200 gigapascal. और अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूँ, आई कैन राइट 200 into 10 to power 3 Newton per mm square, because Newton per mm square is also known as megapascal. So this will be 200 into 10 to power 3 मेगापास्कल, और हम उसे लिख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसलिए मैंने सारी वैल्यूज़ को न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिया है, इसीलिए मैंने किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया. अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो वो कैलकुलेशन आपकी आएगी विच इज़ द कैलकुलेशन इज़ 0.02 mm एंड विच विल बी पॉजिटिव. इसकी लेंथ में पॉजिटिव इंक्रीमेंट होगा, मीन्स लेंथ ऑफ सेक्शन AB विल बी इंक्रीज बिकॉज यू हैव अप्लाइड अ टेंसाइल लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन. आपने एक 40 किलो न्यूटन का लोड लगाया हुआ है, वो चूँकि टेंसाइल नेचर का है. इसी तरीके से हम पार्ट BC सेक्शन के लिए कैलकुलेट करें. पार्ट BC के लिए क्या कैलकुलेशन हो गई हमारी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ कर लेते हैं हाउ द BC सेक्शन विल बी ड्रॉन. सो दिस इज़ योर BC सेक्शन. या दिस इज़ BC. सो BC सेक्शन के लिए मैं अगर ड्रॉ करूँ
So this is BC section is subjected to tensile load of 10 kilonewton. 10 kilonewton. A tensile load of 10 kilonewton. Now to calculate delta L or elongation of portion BC, we'll write force acting in section BC multiplied by length of section BC divided by area of section BC and elastic modulus or Young's modulus for section BC. So coming to the values, force value is 10 kilonewton. Will convert into 10 into 1000. Length of this section was 30 centimeter. So it will be 300 mm divided by area of this section was 1000 mm square and elastic modulus of this section is 150 gigapascal. तो मैं उसे कन्वर्ट कर दूं मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर में. So this will be like this. So the value of total elongation for this section BC will be 0.02 mm, which will again be positive in nature. Coming to the third and the last section, which is your CD, and CD section पर जो लोड लग रहा है वो 10 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लग रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ दिस सेक्शन CD. मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ. दिस इज माई सेक्शन CD and the load which is acting is 10 kilonewton compressive load. This is 10 kilonewton compressive load. The length of this section, this section was 25 centimeter. So this is 25 centimeter. If delta L is to be calculated for section CD, this will be force for section CD, length of section CD divided by E of section CD into area of section CD. So this will be 10 into 1000 is the load. Length of this section is 250 divided by elastic modulus value for this section is 250 gigapascal. So it will be 250 into 10 to the power 3 and area of this section is 3000 mm square. After calculation, this will give you 3.33 into 10 to the power minus 3 mm, which will be now negative in nature because ये जो आपका लोड है वो कंप्रेसिव नेचर का है. सो अब हमारी टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार जो आएगी उसको हम लोग एक बार कैलकुलेट करते हैं. टोटल एलोंगेशन of the bar will be delta L total is equal to delta L total is delta L of AB plus algebraic summation है आपका. So delta L of BC minus delta L of CD because this was compressive in nature. The load which was acting was compressive in nature. So let's find out the cumulative summation of this. So आपका सेक्शन AB एंड सेक्शन BC के लिए जो वैल्यू ऑफ डेल्टा एल मिली थी या चेंज इन लेंथ या इलोंगेशन मिली थी वो थी 0.02 mm. इसके लिए भी 0.02 mm थी एंड इसके लिए 3.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 mm आएंगी एंड आफ्टर कैलकुलेशन विल बी गेटिंग इट क्लोज टू 0.036 mm. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. अगर आपके क्वेश्चन में कभी कभी स्ट्रेस की वैल्यू पूछ लेता है, कभी कभी एक जॉइंट एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा आपको कि अलग अलग सेक्शंस के मैन होंगे जो कि डिफरेंट लोड्स को सब्जेक्टेड होंगे. तो पहली बात तो आपको एक अननोन लोड अगर कोई है उसको कैलकुलेट करना होगा. अगर मान लीजिए लोड नहीं है, अननोन फोर्स की वैल्यू नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा वेदर माई बार इज इनटू स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नॉट. क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तभी हम इस तरह की कंडीशंस को लगा के उसे सॉल्व करेंगे. तो अगर मान लीजिए स्ट्रेस फॉर अलग अलग सेक्शंस आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आपने लोड ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था
सो दिस विल बी लोड डिवाइडेड बाई एरिया। आप डिफरेंट सेक्शंस के लिए स्ट्रेस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने स्ट्रेन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। आपको इलास्टिक मॉडुलस अगर कभी अननोन हो और कोई ऐसी चीज़ गिवन हो जो